और एसिडिक भोजन, प्रिय यानी क्षारी और अम्लीय भोजन, वास्तव में इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है, हम थोड़ी इस पर चर्चा करेंगे थोड़ी देर। वास्तव में अल्कलाइन और एसिडिक भोजन की हमें जानने की जरूरत क्यों है। अरे जैसा आ गया खा लिया, क्या है, क्यों हम इसको एसिडिक देखें, अल्कलाइन देखें। और नहीं क्या, वास्तव में एक मिनट आप सभी लोग बाल्टी में ले जाके बाल्टी में प्लीज म्यूट कर बाकी लीजिए। तो तुमसे चल जाना, वही ऊटी मोटी मत डलवा तू घर वाली की नहीं। जब उधर आप भी तो सबसे छिल के आओ, सबसे छिल के आओ, उड़ी गिली मत करना, उड़ी रख दो अलग ही। आप अभी इनका चालू हुआ। राहुल जी प्लीज। हाँ, और ये क्या नाम है इनका, ये क्लियर हो रहा नहीं नाम इनका। हाँ नीता जी प्लीज आप, जय जिनेंद्र थैंक यू। जय जिन, आप अपना म्यूट कर लीजिए प्लीज। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। देखिए मैं कह रहा था आप लोगों से कि आप आराम से ज्वाइन करते रहिए, लेकिन डिस्टर्ब न करें दूसरों को प्लीज। मैं ये कह रहा था कि हमें इसकी जरूरत क्या है, अल्कलाइन भोजन और एसिडिक भोजन की जानकारी की हमें जरूरत क्या है, कोई बताएगा? तो क्लास है अपनी, कोई वो नहीं है। आप में से कोई बताएगा इस बात को कि हमें जरूरत क्यों पड़ रही है इसकी? चलिए मैं बताता हूँ आपको। देखिए, एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने एक पीएच वैल्यू, ज्यादा लंबा नहीं खींच रहा हूं मैं, साइंटिस्ट हुए, उन्होंने पीएच वैल्यू की एक खोज की है, और एक उसका मीटर रखा है उन्होंने 1 से लेके 14 तक। तो 1 से 7 तक एसिडिक होता है और 7 से 14 तक अल्कलाइन होता है। तो हमारे ब्लड का जो पीएच वैल्यू है वो 7 पॉइंट, ये तो आपको मालूम होगा सबको, ब्लड का पीएच वैल्यू। 7.4 हाँ, थोड़ा सा 7.4 करेक्शन, 7.35 से 7.45 तक। तो अब क्या है कि हमारा ब्लड जो है अल्कलाइन रहता है, यदि वो एसिडिक हो जाएगा तो हमें उसमें बीमारियां आ जाती हैं। ये एक थंब रूल है। इसलिए जो है हमको ये आवश्यक है कि हम अल्कलाइन भोजन लें, जिससे कि हमारा ब्लड जो है एसिडिक न हो, अल्कलाइन रहे और हम बीमारियों से बचें। और मेन उद्देश्य यही है कि हम स्वस्थ रहें, लेकिन बिना अवक्ष दवाइयों के। यही अपना उद्देश्य है कि आज पूरे संसार में अवक्ष दवाइयों का बहुत बोलबाला है, और दिमाग में भी वही सभी के में आता है। इसलिए जो है आप लोगों को उससे बचाने के लिए हम ये अपना अभियान चला रहे हैं। तो बात क्या है कि एसिडिक और अल्कलाइन। अब अभी ये जो दिसंबर की एग्जामिनेशन हुई थी, उसमें जीएस का जो पेपर हुआ था, उसमें उन्होंने पूछ दिया था, बस बहुत अच्छा प्रश्न था वो, कि उसमें 20 भोजन के 20 एग्जाम्पल अल्कलाइन बताएं और 20 एसिडिक बताएं। तो चलिए वही प्रश्न मैं यहाँ आप लोगों के सामने रख रहा हूँ कि आप अल्कलाइन भोजन के नाम बताएं पहले, कौन कौन सा भोजन अल्कलाइन होता है उनके नाम बताएं। बताइए। सभी फल सब्जियां अल्कलाइन होती हैं और अन्न एसिडिक होते हैं। हाँ, ये तो एक शॉर्ट में बता दिया आपने। अब कुछ फल ऐसे भी होते हैं जो एसिडिक भी होते हैं।
साइट्रिक फ्रूट, हाँ, संतरा वगैरह। ये इसी गलत फहमी को दूर करने के लिए मैंने ये प्रश्न आपको किया। वास्तव में ये खट्टे गलत फल तो फहमी है। अल्कलाइन है। एक मिनट, आप सुन लीजिए, मैंने आपकी सुन ली बात। नींबू यदि हम पानी के साथ, जिसका पीएच वैल्यू 7 होता है पानी का, उसके साथ लेते हैं, उसमें नमक आदि कुछ नहीं मिलाते हैं, तो देन दैट इज द अल्कलाइन। अल्कलाइन। वो क्षारी होता है। और यदि हम आप उसको जो है सब्जी के साथ और अन्य तरीके से लेंगे तो फिर वो एसिडिक हो जाता है। नमक मिलाएं, शक्कर मिलाएं, कुछ भी मिलाएं उसमें, ये नींबू की प्रॉपर्टी है। इसलिए जो है इस गलत फहमी को दूर करने के लिए मैंने आपको, बहुत से लोगों ने उसमें लिखे भी, मैंने देखे भी उसमें कॉपियों में, जितने भी खट्टे फल थे सबको उन्होंने एसिडिक में डाल दिया। वास्तव जी एक में बार फिर से एसिडिक, एक्सप्लेन करें प्लीज। जी, नींबू का भी आपने बताया, फिर से बताएं। नींबू का, नींबू का एक बार फिर से एक्सप्लेन करें, भी बताया था जो। हाँ हाँ बिल्कुल। नींबू जो है अल्कलाइन होता है जब हम उसको पानी के साथ लें या सादा नींबू लें। नमक आदि के साथ लेंगे तो एसिडिक हो जाता है। वास्तव में इसकी परिभाषा क्या है, भोजन के बारे में परिभाषा क्या है, कि जो पदार्थ हमारे शरीर के अंदर जाकर के एसिडिक मीडिया तैयार करे उसको एसिडिक बोलते हैं, और जो पदार्थ हमारे शरीर के अंदर जाकर के अल्कलाइन मीडिया पैदा करे उसको हम अल्कलाइन बोलते हैं। भोजन के संबंध में ये परिभाषा है। तो नींबू के बारे में ऐसी, संतरा है, आप संतरा का जूस लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अल्कलाइन रहेगा। लेकिन यदि आप उसमें शक्कर मिला लेते हो तो वो बेकार हो जाएगा। उसको आपने ज्यादा हल्का गर्म कर लो, सर्दी का मौसम है, बहुत मामूली जरा सा अपने शरीर के टेम्परेचर के बराबर गर्म कर लो तो कोई दिक्कत नहीं। जरा भी ज्यादा गर्म होगा तो उसके सारे विटामिन सी उसके सब निकल जाएंगे। ऐसे ही संतरा, मौसमी, जितने भी खट्टे फल हैं, हाँ एक फल जरूर है जिसको कहते हैं आंवला। ये फल ऐसा है कि इसको चाहे आप पानी के उसके नमक के साथ लीजिए, चाहे शक्कर के साथ लीजिए, चाहे गुड़ के साथ लीजिए, चाहे पानी के साथ लीजिए, चाहे सुखा लीजिए, चाहे उबाल लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, इसके अल्कलाइन गुण कभी नष्ट नहीं होते। इसलिए लोग, जनरली देखा गया है कि हम लोग को जब सीजन होता है तब तो वो प्रतिदिन अपने भोजन में इस्तेमाल करते ही है, और उसके बाद भी उसको सुखा के रखते हैं तो 12 महीने उसका इस्तेमाल करते हैं। और जो, और देखिए एक बात और है आयुर्वेद में, कि हरड़ बहेगा आंवला, ये त्रिफला बोलते हैं इसको, इसका चूर्ण भी बहुत जो है संख्या में इस्तेमाल किया जाता है। कम से कम आज के समय में कम से कम 50 तरह की बीमारियों पे इस चूर्ण को वैद्य लोग, डॉक्टर लोग देते हैं, हर बहेरे आंवले के चूर्ण। इसलिए इसमें जो आंवला है वो जो है पूरी तरह से अल्कलाइन ही रहता है। इसलिए इस गलत फहमी को भी दूर रखिए आप, एक एसिड हो जाता है, एसिडिक नहीं होता है ये। अब ये क्लियर समझ में आ गया एसिडिक और अल्कलाइन की बात। अब थोड़ी एसिडिक बात करते हैं। हमारे कुछ, क्या ज्यादातर डॉक्टर लोग जो है, किसी को एसिडिक गैस बनती है, यानी भोजन करने के बाद जो है शरीर में एसिडिक मीडिया तैयार होता है तो उससे गैसेस बनती है, या हम बेमेल भोजन करने के बाद यदि वो भोजन सड़ता है हमारे शरीर में तो उसमें गैसेस बनती है। उस स्थिति में हमारे डॉक्टर लोग जो है कहते भाई आइसक्रीम खा लो। अच्छा, मैंने कि नहीं, मैं तो बाजार की आइसक्रीम नहीं खाता हूँ, तो दूध ठंडा उसमें शक्कर डाल के लेना।
जब शक्कर तो एसिडिक होती है और दूध भी एसिडिक होता है, तो हम उससे अपनी एसिडिटी कैसे ठीक कर सकते हैं? ये बिल्कुल संभव ही नहीं है। लेकिन उस समय इमीडिएट जैसे अपन उसको डालते हैं, एग्जाम्पल के लिए जैसे कोई आंच, बहुत तीव्र आंच जल रही है और कुछ छोटे से एरिया में हमने उसके ऊपर पानी डाला तो उतनी शांत हो गई आग, लेकिन पूरी शांत क्यों नहीं हुई कि वो पूरी बुझ नहीं पाई है वो। इसी तरह से जब हम दूध डालते हैं तो वहाँ हमारा जो बनना होता बंद हो जाता है और घंटे आधे घंटे बाद पुनः फिर चालू हो जाता है जैसे ही वो। इसलिए ये तो टेम्परेरी इलाज है और लोगों को लगता है हाँ राहत मिल गई, और यही काम एलोपैथी करता है, लेकिन नेचुरोपैथी ये नहीं कर सकता। नेचुरोपैथ कोई डॉक्टर होगा वो ये काम तो नहीं करेगा कि ये थोड़ा सा लाभ आपको दे दे। हाँ, ये बात जरूर है कि एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर में थोड़ा सा जिसको ज्यादा तकलीफ हो रही है उसके द्वारा उसको वो जो है लाभ दे देता है। तो लेकिन फिर भी परमानेंट इलाज जरूर बताएगा कि आपको ये करना चाहिए, तो अपने आप को अभी थोड़ा सा कर लिया है ये। इसलिए जो है अब वो बात एसिडिक भोजन की है, उसमें आपको जितने भी अनाज है, भैया ने बताया था ना कि जितने भी अनाज हैं वो सब एसिडिक है, यानी हमारे शरीर में जाके एसिडिक मीडिया बनाते हैं। अब उनकी वैल्यू अलग अलग है, कुछ अनाज जो है ज्यादा बनाते हैं, कुछ अनाज कम बनाते हैं, कुछ और भी कम बनाते हैं। अब जैसे मान लो सबसे ज्यादा जो है हमारा गेहूं, जो आज का जो आ रहा है, आज का गेहूं, पुराने गेहूं की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आज से 40-50 साल पहले गेहूं पैदा होता था, 60 साल पहले जो गेहूं पैदा होता था वो अलग था। आज का जो गेहूं पैदा हो रहा है फर्टिलाइजर के द्वारा मिल रहा है हमको, और उसकी जो क्वालिटी जो डेवलप की है इन्होंने जिससे कि ज्यादा यील्ड हो उनकी, वो गेहूं पूरी तरह से सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, क्योंकि उसमें जो है पूरा शरीर में जाके एसिडिक बनाता है। इसीलिए जो है एक प्राकृतिक चिकित्सा में मोटा रूल एक बनाया गया है 80-20 का, मैं पहले शायद बता चुका हूँ आप लोगों को। ये स्वस्थ व्यक्ति के लिए है 80-20, इसको ज्यादा इस पे बात नहीं करेंगे, बता चुके हैं ऑलरेडी। नए लोग हो पूछना चाहें तो उनको बता दें। 80-20 जी क्या ताऊ जी? जी ताऊ जी बता हाँ दीजिए सर, थोड़ा प्लीज। सा बता दीजिए। चलो बताना ही पड़ेगा। जो स्वस्थ व्यक्ति है वो 80-20 का मतलब 80% अल्कलाइन भोजन यानी फल सब्जियां और 20% अनाज आदि, जिसमें दूध, अनाज आदि सभी, घी, तेल आदि सभी उसमें इंक्लूड हो जाता है। घी है, तेल है, ये सारे के सारे एसिडिक पदार्थ है, यानी शरीर में जाके एसिड परफॉर्म करते हैं। लेकिन जिनको रोग ठीक करना है उनको 100% अल्कलाइन डाइट लेनी चाहिए, और यही ये अपना नेचुरोपैथी का सबसे बड़ा फायदा है कि हम उससे जो है पूरे शरीर को इस सिर्फ जो है फल सब्जियां खा करके, जूस आदि लेकर के वो स्वस्थ रख सकते हैं। ये तो पहले भी कह चुके, नेचुरोपैथी कोई ऐसी नहीं है, ये तो मात्र जो है एक जीवन जीने की कला है। कुछ लोग इसको इस तरह से लेते हैं कि आज हमने गोली खा ली है, या हमने 3 दिन गोली खा ली है, 5 दिन आयुर्वेदिक दवाई ले ली है, अब हम ठीक हो गए हैं, अब हम दोबारा उसी डर्रे पे फिर आ जाए। तो नहीं भैया, नेचुरोपैथी में तो एक बार सीखने के बाद जीवन भर उसी रूल पे अपने को चलना पड़ता है। तो हम जीवन में कभी भी कोई दवाई या कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे दिमाग में तो यही है ना कि हम वो
जैसे गोली खाते थे उसे 5 दिन का मैंने कोर्स कर लिया, अब हम ठीक हो गए, राहत मिल गई हमको, अब फिर उसी डर्रे पे आ गए, पुराने वाले थे, इसलिए वो नहीं। ठीक है, चलिए। एसिडिक भोजन में लोग कहें गुड़ में तो एसिड होता ही नहीं है, वो तो पूरा मीठा होता है, खट्टा भी नहीं होता है, लेकिन गुड़ भी एसिडिक है, लेकिन बहुत न्यून मात्रा उसमें एसिडिक है, क्योंकि उसमें कैल्शियम आदि अन्य जो पदार्थ हैं, यानी ओमेगा B6 B3 आदि जो गुड़ में है, कैल्शियम भी है उसमें, और भी कई एक उसमें फायदे करने वाले जो तत्व हैं, इसकी वजह से उसमें एसिडिक वैल्यू उसकी कम हो जाती है, और इसीलिए जो है गुड़ को सर्वोत्तम माना गया, लेकिन वो बगैर केमिकल का गुड़ होना चाहिए। अब आगे जो अपना सेकंड पार्ट है इसी क्लास का, उसमें हम आपको बताएंगे कि गुड़ बाजार से कैसा खरीदना चाहिए। अभी एसिडिक और अल्कलाइन के बारे में किसी कोई प्रश्न, कोई बात नहीं समझ में आ रही हो तो इस चैप्टर को थोड़ा सा क्या शॉर्ट में यूं दे रहे हैं कि इससे आप लोगों को इसकी नॉलेज होती रहे। ताऊ जी, जो दूध में गुड़ डाल के पीना चाहिए कि नहीं, क्योंकि हमारे बच्चों को दूध वाला मतलब गुड़ चाहिए है थोड़ा सा उसमें, दूध में, तभी पीते हैं वो। देखिए, दूध के बारे में तो मैं ये कहूंगा कि दूध को पीना ही नहीं चाहिए आज के समय में। जैसा दूध चाहिए वैसा दूध मिलता नहीं है। एक बात, केमिकल युक्त दूध आता है, वो इस वजह से हम उसको जो है लेते हैं, तो वो वैसे भी एसिडिक है, और फिर भी यदि आपका बाई द वे दूध बहुत शुद्ध आता हो, जो कि बगैर, हाँ, लगवा मैं के अपने, थन धुलवा के लाते ताऊ जी हम लोग, बिल्कुल गाय का। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। दूध की आपने चर्चा की तो इसको थोड़ा सा आप लोग खुलासा कर दें। आप बिल्कुल सामने लगवा के लाइए, थन धुलवा के लाइए, उस गाय भैंस को क्या खिलाया गया है ये आप नहीं जानते। उसको दूध बढ़ाने के लिए कई एक तरह के केमिकल खिलाए जाते हैं, और उससे उसकी वजह से वो केमिकल उसके दूध में इंक्लूड हो जाते हैं। एक बात। दूसरी बात है, आज जहां भी देखो, गांव गांव में भी जाइए आप, शहरों की तो बात ही छोड़ दीजिए, गांव गांव में भी आजकल जो है गाय भैंस को कृत्रिम गर्भाधान कराते हैं। एक भैंस का साइकिल 1.5 साल का होता है। 1.5 साल में वो लगभग, यानी 1.5 साल का मतलब हो गया आपका ये 18 महीने। 18 महीने में वो 10 से 11 महीने तक दूध देती है, कोई 9, कोई 10, कोई 11। पूरी ये साइंटिफिक जानकारी है मेरी, मैं आपको जो बता शेयर कर रहा हूँ। लेकिन उसको जो है 11वें 10वें 11वें महीने में पुनः जो है कृत्रिम गर्भाधान करा दिया जाता है, और उसकी वजह से उसको कष्ट तो बहुत होता है, लेकिन वो 5 महीने बाद 4 महीने बाद फिर से जो है वो बच्चा दे देती है, तो उससे उसके हार्मोन डिस्टर्ब होते रहते हैं। जैसे कि आप लोगों को ज्ञात होगा, जिन लोगों का गर्भाशय का ऑपरेशन हो जाता है, जिन बहनों का, उनका भी हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं, और पूरी जीवन भर वो जो है उससे परेशान रहते हैं। इसी तरह से गाय भैंसों को जब कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है, तो उनको भी हार्मोन डिस्टर्ब होकर के वो डिस्टरबेंस आपके दूध में आता है, जो कि आपके किसी बच्चे को कोई लाभ नहीं दे सकता है। वैसे गुड़ डालने में कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। दूध के बारे में और भी बातें हैं। जो दूसरा क्या है, अब जो लोग, यदि वो 48 मिनट के अंदर गर्म नहीं किया गया तो उसमें असंख्या जीत पैदा हो जाते हैं।
थन से निकलने के बाद। पहले ही इस थनों से प्रदूषित दूध आ रहा है, तो उसको फिर गर्म भी कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, तब भी जो है वो शुद्ध नहीं हो सकता है। शुद्ध दूध तो हमको जब भी मिल सकता है जब, और भैंस का दूध तो वैसे भी ठीक नहीं होता, गाय का दूध थोड़ा ठीक भी होता है, लेकिन गाय को हम स्वयं पालें, उसे कोई केमिकल नहीं खिलाएं, और उसके बछड़े को पूरा दूध दें, उसके बाद जो दूध बचे उस दूध को हम इस्तेमाल करें, तो हमारे लिए वो लाभकारी हो सकता है। ताऊ जी एक ठीक, सवाल और था, ये जो बताइए। मिलेट्स और ये जो मोटा अनाज होता है, पोर्सो और कोडो, लिटिल मिलेट, तो ये सब भी अल्कलाइन होते, एसिडिक होते हैं या अल्कलाइन होते हैं? ये सभी एसिडिक होते हैं, लेकिन इनमें एसिडिक की मात्रा कम होती है अपेक्षा गेहूं और ये दालों की अपेक्षा। मिलेट्स में जो है, इसीलिए इसको प्रेफर करते हैं। और ये क्या है कि सुपाच्य भी होते हैं, इनकी गेहूं की अपेक्षा जल्दी पाच्य हो जाता है इनका। और लेकिन फिर भी नेचुरोपैथी में तो चाहे मिलेट्स ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, 20% से ज्यादा तो स्वस्थ व्यक्ति को लेना ही नहीं चाहिए। टोटल भोजन के बाई वेट रख लीजिए, आप बाई वॉल्यूम रख लीजिए। बाई वेट ही ज्यादा बेटर रहेगा, वॉल्यूम में तो खैर दिक्कत हो सकती है। ठीक है। अंकल जी, और जैसे आपने कहा कि नींबू को जब हम पानी में मिला के पीते हैं तो वो अल्कलाइन रहता है, तो जैसे ये नींबू पानी आजकल बनाते हैं उसमें शक्कर भी मिलाते हैं, नमक भी मिला देते हैं, तो फिर ये तो हानिकारक होगा ना? गलत हो जाता है और ये जैसे स्वाद। हाँ, रोज ही बोलिए। कोई व्यक्ति डेली बेसिस में नींबू और पानी पिए रोज सुबह बिना नमक और शक्कर वगैरह मिलाकर, तो उसके क्या-क्या फायदे होंगे? देखिए, ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और हमें जानने लायक भी है। अच्छा प्रश्न किया आपने, मैं आपको इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। नींबू पानी मॉर्निंग में खाली पेट पीना चाहिए। विटामिन सी जो होता है वो हमारे शरीर में रिटेन नहीं होता, मतलब रुकता नहीं है, उसको रोकने की कोई क्षमता नहीं है शरीर के अंदर, और हमको चाहिए प्रतिदिन। विटामिन सी हमारे इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, और हमारे जो कुछ मतलब वो कहना चाहिए प्रोटीन्स जो देर से पचते हैं, वो उससे नींबू उनको पाचन में सक्रिय कर देता है, यानी वो नींबू की वजह से जल्दी पच जाते हैं, और वो प्रोटीन का हमको लाभ भी मिल जाता है। तो इसलिए जो है, नींबू पानी मॉर्निंग में लेने से सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम विटामिन सी की पूर्ति शरीर को करते रहेंगे, और विटामिन सी की वजह से अन्य और भी विटामिन जो उसके साथ अपने को फायदा करते हैं, उनका भी प्रोडक्शन शरीर में हो जाता है। और इसलिए जो है, इसको मॉर्निंग में पीने से मोटा बात कहते हैं। दूसरे, अब इसको दूसरी भाषा में कहें हम तो नींबू पानी पीने से एक तो हमारी पाचन शक्ति बढ़ती है, अभी दूसरी बात ये है कि सुबह जब हम इस पानी को पीते हैं तो हमारे जो मुंह के अंदर जो साइबा होता है, लार जिसे कहते हैं, वो भी हमारे बहुत ही उपयोगी है हमारे शरीर के लिए। तो वो भी हमारे, यानी नींबू पानी पीने का नियम ये है कि किसी भी तरह का मंजन या ब्रश करने से पहले पी लेना चाहिए उसको। और कितना नींबू लेना है, एक या आधा? जी, फिर से बोलो। नींबू कितना नींबू लेना है? एक गिलास में एक नींबू लेना है? मात्रा देखिए, कितनी लेनी चाहिए? हाँ, बहुत बढ़िया बात। मात्रा ये है कि आप सुबह 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास पानी जितना भी लेना चाहें, जितना आप लेने की क्षमता है उतना पानी लीजिए, और उसमें कम से कम 1 नींबू तो डालिए, और ये छोटे नींबू होते हैं तो 2 डाल लीजिए।
एक मीडियम साइज का, तो एक डाल दीजिए उसमें। ताऊ जी ये गर्म पानी से लेना है कि ठंडे पानी से सवेरे के टाइम? देखिए सर्दी है तो अपने शरीर के टेम्परेचर के बराबर पानी कर लीजिए, यानी जिसको कुनकुना या गुनगुना बोलते हैं, जो कुछ भी बोलते हैं। गर्मियों में है तो फ्रिज का पानी नहीं दीजिए, नॉर्मल पानी घड़े का या नॉर्मल अपने किसी बर्तन का पानी दीजिए। ठंडे में भी निषेध और गर्म में भी निषेध, दोनों में निषेध है। ताऊ जी ये नींबू और नींबू के साथ अपन ने नींबू पानी और गुड़ ले लिए तो दिक्कत है क्या सर ताऊ जी? नहीं, गुड़ बाद को लेना है, उस समय नहीं लेना है गुड़ आपको। हाँ गुड़ के साथ नींबू लेने का अलग कंसेप्ट है। अच्छा, वो आप भोजन के साथ ले सकते हैं, आप भोजन के बाद ले सकते हैं। और फिर बच्चों के लिए भी यही मात्रा रहेगी क्या? छोटे बच्चों के लिए की मात्रा अलग है उनकी? बच्चों को भी दे सकते हैं? नहीं, देना चाहिए। अच्छा, एक प्रश्न बिल्कुल देना गाड़ी चाहिए। थोड़ा सा सरका लेना। किसकी गाड़ी है? आपकी है क्या दादा? भैया ये गाड़ी अपना वैसे बोलो म्यूट गिराना करके। मत। विशाल भैया ऑडियो ऑफ कर लो आप। ताऊ जी भैया सर्दी सिमरन जी जल्दी हो जाती है तो नींबू पानी फिर क्या? जी, देखो समझने के लिए तो ऐसा है कि शुद्ध पानी जो मिल जाएगा वो साथ ही होगा, बल्कि उसको उबाल लीजिए एक बार और, तो वो उसका स्वाद पीएच आ ही जाएगा। बाकी अब उसमें जो पानी में जो मिनरल्स होते हैं, वो मिनरल्स ये मान लो कैल्शियम वगैरह आदि है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो वैसे ही यानी आपके अल्कलाइन है, सारी है वो तो ये सी। बाकी यदि कोई एसिडिक पदार्थ कोई जैसे कहीं कहीं जो है बहुत छोटी मात्रा में सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह आदि होता है तो पानी वो एसिडिक हो जाता है, तो इसके लिए उबालने से उसके दोष दूर हो जाते हैं। और वैसे एक आजकल एक और बात कह रहे हैं, मैंने तो कोई प्रैक्टिकल उसका किया नहीं है तो इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता हूँ। व्हाट्सएप पे आ रहा है कि पानी के अंदर आप जो है ककड़ी, खीरा, कोई भी चीज उसमें डाल के 8 घंटे 10 घंटे रखी तो अल्कलाइन हो जाता है। तो ये तो उनकी बात है, मैंने इस पर कुछ अभी कुछ देखा नहीं, ना कुछ उसके ऊपर प्रैक्टिकल किया है, इसलिए मैं इस संबंध में कुछ भी कहने में समर्थ नहीं हूँ। ताऊ जी ये बाकी नींबू पानी जिनको सर्दी कफ बहुत ज्यादा रहता है वो भी ले सकते हैं सुबह? उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अच्छा और ताऊ जी जिनका ताऊ जी मेरा भी कि सर्दी बहुत जल्दी हो जाती है तो फिर और लेने का मन है अगर तो फिर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है जिनको सर्दी हो जाती है, बहुत ज्यादा फायदेमंद है। पहले आप सर्दी को समझिए क्या चीज है, सर्दी आप जानते हैं क्या चीज है? नहीं। और ताऊ जी जिन बच्चों का वजन कम है उनको नींबू पानी देने से क्या उनका वजन और भी कम होगा या रहना चाहिए? एक मिनट, मेरा प्रश्न ये है, पहले मैं इस पे बात को आऊंगा। मेरा प्रश्न ये है कि सर्दी क्या चीज है, कौन बताएगा, कोई बताएगा आप लोगों में से? जब हमारे शरीर के अंदर विजातीय तत्व या कहना चाहिए कफ वगैरह जो इकट्ठे हो जाते हैं तो बढ़ उसको जाते हैं। साफ करने के लिए शरीर सर्दी के माध्यम से निकलते हैं। हाँ उसमें विटामिन सी की कमी हो जाती है शरीर में ताऊ जी। हरिओम तत्सत। वो एक्चुअली में क्या है कि हम सर्दी को गलत मानते, इसलिए नींबू पानी को सर्दी के बारे में मुझे गलत फहमी है हम सब लोगों को। असल में एक बात जो कही कि वो कफ इकट्ठा हो जाता है तब सर्दी होती, बिल्कुल सही बात है। मैं इसको और क्लियर करता हूँ आप सभी लोगों के लिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये जीवन के लिए, कि सर्दी होने का मतलब है कि हमारे फेफड़ों में, हमारे गले में, नाक में कफ इकट्ठा हो गया है, उसको
निकालने के लिए जो क्रिया हमारा शरीर करता है उसको हम सर्दी जुकाम आदि बोल देते हैं। खांसी का कारण भी यही है कि हमारे कब्ज सूख गया है अंदर और वो हमारा शरीर निकालने की कोशिश करता है तो खांस के निकालते हैं, हम उसको रोक देते हैं बार बार। तो यदि हम इस सर्दी जुकाम को दवाइयों के द्वारा दबाते रहेंगे तो एक दिन आपको दमा की बीमारी, गठिया बाय आदि बीमारी इसी से होती है। जो लोग सर्दी जुकाम को रोकते रहते हैं, दवाइयों के द्वारा दबाते रहते, निकलने नहीं देते हैं, वो कफ जा करके यदि वो फेफड़ों में जम गया तो उसको जो है दमा की बीमारी हो गई, और यदि वो ब्लड में चला गया तो उसको गठियाबात की बीमारी हो जाएगी। बात जिसे कहते हैं ना, नींबू पानी सबसे अच्छा उपाय है कि जैसे ही नींबू पानी जाएगा आपके अंदर, वो आपके कफ को बाहर निकालेगा। आपके नाक से पानी ज्यादा रह सकता है, आपको खांसी ज्यादा आ सकती है, आपको कफ ज्यादा निकल सकता है, और वो 2 या 3 दिन में आपका निकाल देगा, आप स्वस्थ हो जाएंगे। और फिर आप उसको कफ को जमने नहीं दीजिए, तो कफ कारक वस्तुओं का इस्तेमाल न करें या कम से कम करें। जैसे घी है, तेल है, दूध है, दही है, छाछ ले लीजिए आप, उसका जिस तरह के जो है मक्खन निकाल लिया जाता है, एक दूध शुद्ध आपको मिल रहा है उसको। और नहीं तो फिर नारियल पानी का आप प्रेफर करिए, नारियल का दूध बनाइए आप, सोयाबीन का दूध बनाइए आप, ये सारी चीजें करिए, ये ज्यादा बेटर है आपको सभी को। अंकल जी, ठीक और है। कुछ लोग जैसे कहते हैं कि नहीं हमको नींबू सूट नहीं होता, हमें उससे ऐसा हो जाता है, हमें उससे वैसा हो जाता है, तो उन लोगों को क्या आंसर दें फिर? टॉन्सिल्स बढ़ जाते हैं, ऐसा बोलते हैं सब लोग, जैसे तो फिर उनको क्या उत्तर दें? उत्तर देने की जरूरत ही नहीं है, वो नहीं माने तो नहीं माने, क्या करोगे उसके लिए, कोई उपाय थोड़ी उनके लिए, आप उन जबरदस्ती तो कुछ कर नहीं सकते। आप अपनी बात कह सकते हो भाई नींबू पानी ले लो आप ठीक हो जाओगे, नहीं देते नहीं ले लो, वो जैसा समझे वैसा करें। ये गलत फहमियां हैं कि नींबू लेने से हमारे जो दर्द बढ़ जाते हैं, कोई संबंध ही नहीं दर्द से इसका। तो नींबू पेट में जाता है, दर्द घुटने में हो रहा है, आपका संबंध क्या है? इसको लेकिन सही करने लोगों के का लिए ऐसा है कि हल्दी वाला एक दूध और तुलसी का काढ़ा वगैरह ऐसा बोला जाता है, तो फिर मतलब देखिए दूध की बात मत करिए, दूध के बारे में बता चुका हूँ आपको। तो ताऊ वो जी, हल्दी का दूध हो, ताऊ जी, ताऊ जी, एक मिनट, ये ताऊ जी, हाँ बता। ताऊ जी, जय जिनेंद्र। जय ताऊ जी, जिनेंद्र। नींबू अगर ऐसे ही सादा खाने का मन करे और अच्छा लगता हो तो खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन नमक नहीं डालना, ध्यान रखना। हाँ, ऐसे ही प्लेन नींबू पीस करके। ठीक है। ये कब खाना अब चाहिए इसके ताऊ बाद जी? अंजलि जी आप बताया, अंजलि आपका प्रश्न बताइए, आप हैंड राइज है जी, आपके। ताऊ जी मैं यही पूछ रही हूँ कि नींबू कब खाना चाहिए? सादा नींबू प्लेन खाना हो तो? देखिए इसके बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ कि नींबू जो है सुबह खाली पेट, पुनः बता देता हूँ आपको, पानी के साथ लीजिए, वो पूरे जी, दिन आपका काम करेगा, 24 घंटे तक आपको विटामिन सी की पूर्ति करता रहेगा। ठीक। जी, अभी बहुत सारे आज रेंज हो रहे हैं, डॉक्टर, अभी क्या है नाम नहीं आ रहा है आपका इसमें। जी जी ताऊ जी, जी हाँ ताऊ जी, जय बताया, जिनेंद्र ताऊ जी। ताऊ जी, बताइए। ये कुछ जगहों पे निषेध करते हैं, जैसे बॉडी में कहीं पेन है, वैसे घुटने का आपने बताया, लेकिन जिसको गठिया का प्रॉब्लम होता है वो लोग तो नींबू खाते ही नहीं। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि आप किसी नेचुरोपैथ की बात बताइए कि निषेध करता है वो, ठीक है ना। मैं अन्य की बात नहीं जानता हूँ, आयुर्वेद में निषेध कर देंगे वो। अब जी वास्तव में देखा जाए तो आयुर्वेद में तो सिर्फ जो है अमचूर की खटाई का निषेध किया गया है, जो मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से। बाकी वो सभी खटाई का अतिरिक्त में जो है सभी खटाइयों का जो है निषेध कर देते हैं। कुछ क्या है, कुछ लोग इसलिए बैठ जाते हैं कि वो जन साधारण में ऐसी मान्यता है, तो हमारी डॉक्टरी लोग कहेंगे ये तो बेवकूफ है कि इनको जुकाम हो रहा है और नींबू खाने को दे रहे हैं।
वो भले ही विटामिन सी की गोलियां दे फिर आपको। जी जी, टमाटर तक हाँ मना कर मतलब देते ताऊ जी। अब वो उनकी बात है, आप उनकी मानिए। नेचुरोपैथी का जी अंकल जी, जय जय जी। जिनेंद्र। अंकल जी, मेरा ये सवाल था कि नींबू पानी या अन्य खट्टे फल या पदार्थ, मौसमी, संतरे, ये आंवला हुआ, तो ये जोड़ों के दर्द में जिनको ये समस्याएं हो चुकी हैं, उन्हें ये दे सकते हैं, वो ले सकते हैं या नहीं? मैं इसी बात को तो बोल रहा हूँ, और क्या बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि सभी को दिया जा सकता है, बस बात खत्म हुई 1 मिनट में, है ना। लेकिन ये थोड़ा सा, यदि आप जब उसको उपचार करेंगे तो थोड़ा ये देखना पड़ेगा कि उसकी शारीरिक स्थिति कैसी है। ऐसा नहीं कि मतलब बिल्कुल ही वो बहुत ज्यादा कमजोर है स्थिति में, वहां आप उनको देखना पड़ेगा जी। वैसे तो यहाँ जो चर्चा चल रही है ज्यादातर वो जो है स्वस्थ व्यक्तियों के लिए है, और जो बीमारी विशेष पर जो है उसको विशेष चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। ओके अंकल जी, थैंक यू। फिर भी जो लोग जो है अच्छे मतलब चलते फिरते हैं, इम्यूनिटी ठीक है, उनको घुटने में दर्द आती है या जिनको जुकाम हो रहा है, उनको दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तरीके से। बल्कि यदि उनके दिमाग में यह घुसा हुआ है कि नींबू खाने से हमारा दर्द बढ़ जाता है, ध्यान रखना, तो उनको दर्द बढ़ जाएगा गारंटी से, क्योंकि उनका सोच ऐसा ही है। और वो फिर नींबू को ही वो बताएंगे कि मेरा दर्द बढ़ने का कारण नींबू के कारण कुछ भी लगा हो। आज नींबू लिया, कल लिया, परसों लिया, 3 लिया, 5 दिन बाद उनको दर्द बढ़ गया, तो उसमें 5 दिन बाद कुछ कारण दूसरे लगेंगे, लेकिन वो क्योंकि उनके दिमाग में बैठा है कि मैंने नींबू लिया दर्द बढ़ गया, इसलिए वो उनको, ऐसे लोगों को आप जो है नींबू के बारे में न बताएं। यदि उनका माइंड क्लियर नहीं है तो नहीं बताएं, क्योंकि ये नेचुरोपैथी यानी जो जेनोपैथी है, नेचुरोपैथी है, वे आपकी मानसिक स्थिति के ऊपर निर्भर करती है। आपका सोच पॉजिटिव रहेगा, आप निश्चित तौर पे आपको लाभ मिलेगा। नेगेटिव जाएगा तो नेगेटिव जाएगा, सीधी सी बात है। आपका जैसे अब वही बात आ गई ना कि जैसा आपके विचार बनेंगे वैसे परिणाम बनेंगे, वैसी क्रिया होगी, वैसे बंद होगा, वैसे उदय में आएगा, वैसी जो सीधा ये नेचुरोपैथी जेनोपैथी का यही सबसे बड़ा सिद्धांत है। ताऊ जी, एक प्रश्न और करूं अब। हाँ करिए। जो लंग्स कैंसर में भी कफ आता है और खांसी आती है, तो वहां नींबू की क्या भूमिका हो सकती है? आयुर्वेद वाले तो टोटल मना करते हैं। देखिए, आप जिससे इलाज करा रहे हो वो जो बताएगा वो आपको मानना चाहिए, सीधी सी बात, अपनी नहीं चलानी चाहिए। ये नेचुरोपैथ से आप इलाज करा रहे हो तो वो तो नींबू पानी देगा, और नहीं करा रहे तो एलोपैथी से करा रहे तो एलोपैथी वाले जो कहें वो करिए, और जी मैं आयुर्वेद वाले जो कहें वो करिए। अपनी जबरदस्ती मत करिए उसको। जी ताऊ। मेरी राय ये है। ताऊ जी, नींबू पानी लेने के बाद गले में अगर दर्द होने लगे, जैसे गला दर्द होने लगता है, सर्दी जो ठीक होगी वो तो होगी, और एक नया सिम्टम चालू हो जाता है गले में दर्द होना, तो फिर क्या करना चाहिए? उसे कंटिन्यू पीना नहीं, चाहिए या दर्द तो आएगा, वो कफ जमा है आपके गले में, वो जब निकलेगा तो उसमें थोड़ा सा खरोंच आएगी, तो दर्द दर्द होगा। वो आपको 1-2 दिन रहेगा, 2-4 घंटे रहेगा, वो ठीक हो जाएगा। 1-2 घंटे बाद ठीक हो जाता है अपने आप ऑटोमेटिकली, वो तो होगा। जैसे जी आपके गले में कफ जमा हुआ है, नींबू पानी लेंगे तो वो कफ जब वहां से हटेगा तो वहां थोड़ी सी तकलीफ तो होगी, वो जी तकलीफ को सहन करिए आप, कोई साइड जी इफेक्ट नहीं है जी। खांसी के लिए क्या करना चलिए, चाहिए ताऊ? यही बता चुके हैं आपको क्या करना चाहिए। ताऊ जी, एक वो तो क्वेश्चन आप लोग समझदार हैं, डॉक्टर हैं सभी लोग। खांसी के लिए सीधी सी बात है, सभी तरह के अन्न बंद करके फल सब्जियों का रख दीजिए, नींबू पानी सुबह दीजिए, 3 दिन में खांसी ठीक हो जाएगी, 4 दिन नहीं लगेगा आपको।
अंकल जी, जो ये कागजी नींबू होता है, बहुत जगह जब पढ़ते हैं तो उसमें कागजी नींबू करके आता है, तो ये कागजी नींबू में क्या अलग है? नींबू की आज देश में 450 वैरायटीज हैं। अब वो क्या कागजी क्या होता है या वो क्या होता है, इस संबंध में न जाकर के हर तरह के नींबू का एक ही रिजल्ट रहता है। 450 तरह के काजू नींबू आज पूरे विश्व में आपको मिल जाएंगे, छोटे बड़े कई एक तरह की बातें उनमें। वो आपको फिर किसी नींबू विशेषज्ञ की किताब पढ़नी पड़ेगी आपको डिटेल में। मतलब अंकल जी, जहाँ पे भी ऐसा कुछ लिखा हो कि ये वाला कागजी नींबू वगैरह, तो अपन नॉर्मल नींबू का को समझ के ही उसका अर्थ निकाल के और वैसे ही प्रयोग बिल्कुल करें। बिल्कुल, कोई कल डर नहीं सब मेरे ख्याल से। पिताजी ये पूछना था कि आजकल सब्जियां है, फल, जैसे नींबू की बात हो रही है तो केमिकल वाले आ रहे हैं, तो उसको कैसे परख करें कि कौन सा सही है कि कौन सा गलत है ऐसा? ये ये हमारा दूसरा पार्ट है। तो अपन अब ये जो है अल्कलाइन और एसिडिक पार्ट को अभी यहाँ अपन विराम देते हैं। अब ये जो प्रश्न आ गया है ये हमारे दूसरे पार्ट का प्रश्न है। उसमें दूसरा क्या है आप लोगों ने पढ़ा होगा, भैया वो मैंने उसमें व्हाट्सएप पे डाला है, आप ज्वाइन कर रहे हैं तो आपने पढ़ा होगा कि टॉपिक में एक टॉपिक तो ये था अल्कलाइन और एसिडिक, दूसरा टॉपिक क्या है कौन बताएगा? चीजों को बाजार से कैसे चीजें पहचाने बाजार में। खरीदते समय कौन से सावधानियां रखें? चीजें अपन ध्यान रखें। हाँ। आपने देख लिया खाद्य मतलब मिलावट एक क्वेश्चन आया। कोई बात नहीं, अच्छी ताऊ बात जी है। बहुत अच्छा अब विषय लिया है आपने, ये अब वाला। ये जिनके हैंड राइज हैं वो अपने हटा ले, प्रश्न सबके पूरे हो चुके हैं लगभग। ठीक है, हैंड को ऑफ कर ले सभी लोग। हाँ मिक्ता जी निकल रहे, डॉक्टर अभी अविनाश है, अभी क्या है? ताऊ जी मेरा एक क्वेश्चन है। एक मिनट, किस संबंध में आपका क्वेश्चन है? मेरा ये क्वेश्चन है ताऊ जी, मैं भी गर्म पानी डेली पीती हूँ नींबू के साथ, तो उससे मुझे लगता है जैसे वेट लॉस होता है और वेट लॉस नहीं करना है, तो फिर? नहीं लगता है, होता तो नहीं है ना। मुझे अभी कुछ समय से ऐसा लगा है, मैंने जब से स्टार्ट किया है। एक मिनट, अब ये थोड़ा विषय से हटके प्रश्न है, आप फोन पे बात कर लेना, मैं आपको बता दूंगा इस संबंध में। टाइम लगेगा थोड़ा सा, है वो और डिटेल जाननी पड़ेगी मुझे कि वेट ताऊ लॉस जी, कब से ये कैसे। नींबू पानी पीने से जिन लोगों के दांतों में सेंसिटिविटी रहती है तो वो दांत खट्टे हो जाते हैं कई लोगों के, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? फिर से प्रश्न करें। वैसे ये नींबू के संबंध में प्रश्न तो अपने पूरे हो चुके हैं ना, अपने टाइम भी तो फिर देखना नहीं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो शाम को 5-4 बजे तक बैठ सकते हैं। ठीक है दांत ना? खट्टे हो जाते हैं नींबू पानी पीने से, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? दांत की कमी है, नींबू की कमी नहीं है वो। ठीक है ना, दांत को ठीक करिए, मंजन करिए, उसमें आप हल्दी, सेंधा नमक और सरसों के तेल का आप मालिश करिए दांतों पे। ये बहुत अच्छा एक बात है। आप लोग पेस्ट पेस्ट और ये सब छोड़ करके आप हल्दी ले लीजिए, नमक ले लीजिए, एक बूंद सरसों का तेल डाल दीजिए और अंगुली से आप 10 से 5 मिनट से लेकर के 15 मिनट तक उसको, जैसी आपकी तकलीफ दांतों में है करिए, आपके सभी तरह के दांतों की बीमारी दूर होगी बिल्कुल 100%। सुबह शाम दोनों टाइम करना है आप। सरसों का तेल, नमक ये और नींबू, हल्दी। हल्दी, नमक और सरसों का तेल। ठीक, ताऊ जी मैं करती हूँ, मेरे दांतों में दर्द होता है तो। आप हमेशा करिए, कभी दर्द ही नहीं होगा, हमेशा ही करते रहिए। ठीक है, अब अपना जो अगला टॉपिक है ताऊ जी वो एक है, बार और बता दीजिए आप। सरसों का तेल, नमक और हल्दी। ठीक है मिल गया। सेंधा नमक। हाँ नमक तो सैली चाहिए। ठीक है ना, अब आगे बढ़े अपन। टाइम क्या हो रहा है? अरे 2:25 हो गए, टाइम तो हो ही गया लगभग।
चलिए थोड़ा सा बताते, फिर आगे किसी दिन देखेंगे अपन। वस्तुओं के खरीदते समय हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए? रॉ मटेरियल, भोजन के संबंध में बात कर रहा हूँ मैं, और किसी वस्तुओं के बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूँ। मैं आप कहेंगे साहब वो कपड़े कैसे खरीदना चाहिए, मुझे नॉलेज नहीं है कैसे खरीदना चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम सब्जियों पे चलते हैं। सबसे ज्यादा नेचुरोपैथी लोग बताते हैं कि आप लोग जो है लौकी का इस्तेमाल करें। लौकी बहुत ही अच्छी है हार्ट के लिए, इसके लिए, उसके लिए, और उसका जूस भी प्रेफर करते हैं। तो लौकी के बारे में मैं आपको बता दूं कि जो लौकी एक समान मोटी होती है नीचे से ऊपर तक, उस लौकी को में इंजेक्शन लगा हुआ है, वो उसको जानलेवा के बढ़ाया गया, उस लौकी को नहीं खरीदे। लौकी कुछ टेढ़ी मेढ़ी है, उसके ऊपर चमक नहीं है, और एक तरफ मोटी एक तरफ पतली है, उस लौकी में इंजेक्शन नहीं लगा। ठीक है, फिर से एक बार, जो लौकी छोटी है, एक समान मोटी है, चमक आ रही उन पे, ज्यादा हरे दिखाई दे रही हैं वो, ये सारी लौकियों में कुछ न कुछ केमिकल ट्रीटमेंट किया गया है। इंजेक्शन लगाया गया हो, ऊपर से कुछ लगाया गया हो, और जो पतली पतली और छोटी जो लौकी आती है ना, तो कहीं तो मैंने देखा है कि वो लौकी जो है तुम्हारी ये खीरा से जरा सी बड़ी होती है। वो लौकी को तो कभी लेना, छूना भी नहीं चाहिए, लेना भी नहीं चाहिए। बड़ी लौकी लीजिए आप, टेढ़ी हो या एक तरफ मोटी हो, एक तरफ पतली हो, गोल हो, ये आप प्रेफर करिए खरीदने में, क्योंकि गोल लौकी में इंजेक्शन नहीं लगा पाते ये लोग। ताऊ जी, पतली मोटी होगी, एक साइड से पतली, एक साइड से मोटी, तो सही है। वो सही है, और ज्यादा हरी दिखाई दे, ज्यादा चमकदार दिखाई दे, छोटी हो, पतली हो, और एक समान उसकी मोटाई हो, वो लौकी तो केमिकल युक्त है। एक तो लौकी के बारे में। अच्छा, अब दूसरी बात है धनिया पत्ती। धनिया पत्ती बहुत से नहीं खाते हैं, उनके लिए नहीं है, जो खाते हैं उनके लिए है। जो चौड़े और बड़े पत्ते होते हैं वो धनिया नहीं खरीदे। जिनमें छोटे पत्ते होते हैं वो क्या है, देसी धनिया के पत्ते होते हैं, छोटे, मतलब जिनकी जो ज्यादा चौड़े पत्ते होते हैं धनिया के, दो तरह का धनिया बाजार में आता है, तो हमको छोटे पत्तों वाला धनिया लेना चाहिए, बड़े पत्तों वाला नहीं लेना। उसमें केमिकल ट्रीटमेंट भी किए जाते हैं, फर्टिलाइजर भी ज्यादा डाला जाता है, उसका बीज भी अलग होता है, जिसको कहते हैं अपन जीएम फूड वाला बीज होता है, उसमें डेवलप किया हुआ बीज होता है। लेकिन हम देखते हैं अरे इसमें चमक ज्यादा है और ये बहुत वैसे हैं, इसमें कचरा भी कुछ नहीं है और कुछ लगा भी नहीं है और मिट्टी भी नहीं लगी है, ये ले ले, तो वो नहीं लेना चाहिए। आपको जो है छोटे बीज हो, उसमें थोड़ा बहुत कोई कचरा भी है तो उसको निकाल के अपन साफ कर लेंगे उसको, और मिट्टी भी लगी तो कोई बात नहीं, धो लेंगे अपन। इसलिए जो है ऐसे धनिया पत्ती है। इसी तरह से आप लोग जैसे आजकल एक बड़ी समस्या आ गई है ये ककड़ी खीरा के संबंध में, क्योंकि ये वैसे तो उसका मौसम जो है खीरा ककड़ी का, वो बरसात का मौसम जनरली होता है, यानी जुलाई से लेकर के, और जनरली ये अक्टूबर नवंबर तक कम होता है, लेकिन आजकल 12 महीने
ककड़ी मिलती है, उसमें जो देसी ककड़ी आती है, खीरा खीरा बोलते, ककड़ी बोलते, उसको प्रेफर करना चाहिए। और फिर ये अपना नवंबर के बाद सर्दियों का मौसम शुरू होता है, इन दिनों जो ककड़ी आती है वो सब जो है अच्छी नहीं आती और उसको नहीं प्रेफर करना चाहिए। आजकल कई एक वेराइटीज कोई एकदम थोड़ी वाइट सी आती है, कुछ डार्क ग्रीन भी आती है, इन सबको आजकल सलाद से हटा देना चाहिए। आजकल जो फ्रेश अमरूद आदि आते हैं, टमाटर आते हैं, उनको सलाद में आप ऐड करिए। ये 2 आइटम के बारे में हुआ। ये हैंड किसी का राइज है, नाम नहीं आ रहा है इनमें, या तो वैसे ही होगा। कुछ पूछना चाहती तो बताइए, बताएंगे हम आपको जो अपना जानते हो उतना। नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। अब सर इसके साथ ताऊ जी, हाँ ताऊ जी, वो पत्तियों में फ्लावर्स वाली पत्तियां आती है, धनिया पत्ती में आते हैं जिस फूल भी लगे रहते हैं, तो वो फिर खाना सही होगा क्या? देखिए, उसमें आप पत्ती चुन लीजिए। पत्ती खाते हो तो फ्लावर में तो जीभ बहुत ज्यादा होते हैं, जो उसमें फूल लगे रहते हैं उसमें जैसे कहें अपन कि आलू आदि में जो असंख्यात अनंत निगोदिया जीव होते हैं, पत्तियों में भी ऐसे ही जीव होते हैं। वो सॉरी, पत्ती में नहीं, उसमें फूल में। उन फूलों को भी जो है हटा देना चाहिए। पत्तियां आप उसमें चुन सकते हैं। यदि उसमें फल लग गए तो वो ज्यादा बेटर है। फूल के बाद फल आ गया तो फल को आप मतलब धनिया ले लीजिए आप, वो ज्यादा बेटर रहेगा। और बल्कि फूल वाले तो अवक्ष की श्रेणी में आते ही आते हैं। हालांकि पत्ती भी अवक्ष की श्रेणी में है, ऐसा नहीं कि अवक्ष हो, लेकिन उसमें एक अलग से कंसेप्ट है कि यदि हमारी पत्तियां खाने से, और फिर हमारी भूमिका क्या है, दोनों बातों पर निर्भर करता है। पत्तियां खाने से यदि हमारी जो है एलोपैथी की दवाई कम होती है, छूटती है, तो वहाँ 5 इंद्री, 4 इंद्री, 3 इंद्री जीवों की अपेक्षा ये 1 इंद्री जीवों की हिंसा जो है, क्योंकि ये पत्ती, धनिया पत्ती और मेथी पत्ती, ये दोनों जो है प्रत्येक वनस्पति में आते हैं। और ये अपना क्या नाम है, वो पालक आदि जो होती है, पालक बथुआ आदि, ये जो है उसमें साधारण वनस्पति में आते हैं। इसलिए जो है इस तरह के अपन प्रेफर कर भी सकते हैं। वैसे तो यदि अपन जैनिज्म की बात करें तो वहाँ पत्ती तो अवक्ष की श्रेणी में रखती है, ठीक। इसलिए यदि हम वास्तव में इसको अपनाते हैं तो न खाइए पत्ती। और यदि कोई ऐसी खास जरूरत पड़ जाए, मान लो जैसे कोई ऐसी बात आ जाए, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने की बात आ जाए, तो वहाँ अपन एलोपैथी की अपेक्षा ये खा सकते हैं। लेकिन मोक्ष प्रकाशक में पंडित साहब ने लिखा है कि बड़े पापों से पहले छोड़ना चाहिए और छोटे पाप बाद। तो 5 इंद्री, 3 इंद्री, 2 इंद्री, 4 इंद्री जीवों की हिंसा जो है वो बड़ा पाप है। 1 इंद्री जीव की हिंसा छोटा पाप है। अब ये सब विवेक आप अपना लगा लीजिए, इसमें ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं समझ रहा हूं मैं। जैसा जिसका अपना संयम हो उस हिसाब से करें, ठीक। अब ये हमने 2 सब्जियों के बारे में बताया। इसी तरह से भिंडी जो होती है, वैसे भिंडी को भी अवक्ष मानते हैं, लेकिन जो खाते हैं उनके लिए है, जो ज्यादा हरी होती है, एकदम बहुत ग्रीन होती है, उसमें भी जो है कई तरह के केमिकल का उपयोग किया जाता है। तो थोड़ी सी कम ग्रीन होगी वो भिंडी प्रेफर करें, लेकिन शायद मिल जाए आज के समय में तो ठीक है, नहीं तो जैसा है वैसा करेंगे। सेव के बारे में, सेव फल
12 महीने नहीं खाना चाहिए। तो उसकी फसल जो है अगस्त से लेकर के और नवंबर तक रहती है। अगस्त, सितंबर, अगस्त में भी शुरुआत हो जाती है, वैसे मेनली सितंबर में ही आता है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 3 महीने सेव का फल आता रहता है। उसके बाद फिर जो सेव फल आता है वो आता है कोल्ड स्टोरेज का रखा हुआ, जो कि स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। और सेव, उस सेव को खा करके स्वास्थ्य भी नहीं हमारा बनेगा और अभक्षिक श्रेणी में भी आ जाता है। वो ताजी फल ही खाना चाहिए अपने को, रखे हुए नहीं खाना चाहिए। उसके साथ में एक और ध्यान रखें सेव के लिए कि जो गहरे लाल रंग के सेव वो तो कभी नहीं खाना चाहिए, चाहे वो किसी भी सीजन में हो। गहरे लाल रंग के सेवों पर केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है और जो चमकदार सेव आते हैं उनके ऊपर वैक्स लगाया जाता है, जो कि अखाद्य पदार्थ है। वैक्स यानी मोम लपेटा जाता है उसके ऊपर, जो कि अखाद्य पदार्थ है। और सेव को बिना छिले कभी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उस छिलके के ऊपर बहुत सारे पेस्टिसाइड छिड़के जाते हैं और उसको रंग गहरा करने के लिए कुछ केमिकल भी छिड़के जाते हैं। और उन छिलकों के नीचे जो है जब हम देखते हैं उसमें कुछ सेव में इन केमिकलों की वजह से स्पॉट से मिलते हैं अपने को, तो उनको हटा देना चाहिए स्पॉट को, उसके बाद खाना चाहिए। अब नहीं साहब, वो साहब छिलके में तो विटामिन बहुत होते हैं, छिलका तो बहुत फायदेमंद होता है, बिल्कुल सही बात है, छिलका फायदेमंद होता था लेकिन आज नहीं। आज क्योंकि उसमें ये केमिकल की आपाधापी की वजह से ये सब हो गया है। और आप कुछ सेव खाना ही है तो छिलके का भी लाभ लेना, तो एक ही जगह दो खा लो, उससे आपका आपके हो जाएगा, आपकी पूर्ति हो जाएगी उससे। इसलिए आप लोग जो है थोड़ा सा सेव के बारे में ध्यान रखें। आजकल जो अमरूद आ रहा है उसमें बहुत बड़े साइज का एक अमरूद आ रहा है मार्केट में, और कुछ महंगा भी रहता है। वो उसको जीएम फूड है, वो उसको डेवलप किया गया है। आप साधारण जो जामफल है, अमरूद जामफल जो भी कहते हो, तो साधारण साइज का जामफल ही खाइए, बड़े वाले को प्रेफर नहीं करें। ठीक है ना ये बात? कौन सा ताऊ फूड जी कहलाता है ताऊ जी ये? एक लाल वाला भी GM? आता है ताऊ जी। लाल वाला तो ठीक है, एक बहुत बड़े साइज का था, थोड़ा सा बड़ा साइज होता है जिसका। हाँ वो देखा, हाँ। कौन सा फूड कहलाता डेवलप है ये किया ताऊ जी? GM वो फूड? डेवलप किया हुआ है वो। DL for developed. हाँ डीएल कह लो, एमजी फूड बोलते हैं उसको। अच्छा ताऊ जी जीएम फूड आजकल कहलाता है, अमरूद जेनेटिकली मॉडिफाइड। हाँ अच्छा मेडिकली मॉडिफाइड डीएम। ताऊ जी आजकल अमरूद में इल्लियां आती है तो उसकी पहचान कैसे करें कि ये बेर उसकी होएगा? उसको आजकल बना तो के देख अच्छे लीजिए, आई नहीं है, मतलब ऊपर से उनको कैसे बना के देख पहचान लीजिए। करें कि वो ले कि नहीं ले बाजार में? ऊपर से तो दिखाई नहीं। ऊपर से तो दिखाई देगा ही नहीं। हल्के से छेद आदि रहते हैं और ज्यादा पका या हुआ होगा तो हाँ ज्यादा इली ज्यादा रहते पका। हैं। एकदम ही येलोइश होगा ना, नरम नरम, तो उसमें रहती है इलियां। अमरूद हमेशा थोड़ा सा टाइट लेना चाहिए, मुलायम हाँ कभी नहीं वही लेना थोड़ा चाहिए। कच्चा जैसा, वो सही रहता है। आती है 2-2.5 बजते थे। उसको बोली देंगे कि मेरा घर इधर बोल रहे तो 2 बजे पक्का आ जाओ। आवाज नहीं आ रही। 5 बजे तक खाना वाना कर। कच्चा अमरूद हाथों का मल साफ करता है, बहुत फायदेमंद है।
अमरूद का सीजन ये ठंडी की सीजन में ही होता है ना, किसी को पता हो तो बताएं। हाँ दो अमरूद बार इसी आता है, इसी मौसम बारिश में में आता और है। ठंड में। 2 बार आता है। बारिश में बारिश हाँ वाला खाने लायक नहीं होता है। नहीं होता, हाँ इल्लियां उसमें हो कीड़े जाती हैं उससे। उसमें ज्यादातर कीड़े आते हैं बारिश वाले में। ठंड में सही रहता है, हाँ ठंड का एकदम बढ़िया रहता है। ठंड का फल है अमरूद। मौसमी फल तो हमेशा खाने चाहिए। हाँ, मगर शाम को 4 बजे के बाद नहीं। ऐसा बोलते हैं ना, जामफल मतलब अमरूद खाने से खांसी होती है, ये वो ऐसा सुना है पहले से ही, तो वो सही है ये कि सब नहीं? गलत क्लास बंद फहमियां हो गई हैं, क्या? ऐसा कुछ नहीं होता है। जामफल आप कोई सा भी मौसमी फ्रूट फल आगे कभी उसको भी ऊपर आगे नुकसान ऊपर नहीं घूम करते हैं। कर खा लो तो खांसी सही हो जाती है। जाम फल को आगे पर आज रख की कर क्लास खा लो बंद हो तो गई खांसी क्या? सही हो जाती है। अभी सभी लोग चर्चा कर रहे नहीं हैं। दिया